और स्टूडेंट्स, आई एम राजकुमार शर्मा। वेलकम यू इन माय सेशन एनडीए मैथमेटिक्स। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। जी हां, आज हम चर्चा करेंगे एक नए विषय पर जिसका नाम है सेट्स। जी हां, समुच्चय के बारे में हम बात कर रहे हैं। समुच्चय क्या होता है, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है और क्या एडवांटेज इस टॉपिक के हमारे लिए होंगे, कैसे हम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस सारी क्वेरीज का जो एक सॉल्यूशन होगा वो आने वाली हमारी क्लासेस होगी। हम आज से ही शुरू कर रहे हैं, तो ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सेट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें इस टॉपिक के लिए, सेट्स के लिए, जिसे हम कहते हैं समुच्चय। यदि हम समुच्चय की बात करें, समुच्चय क्या होता है, सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में जो एक प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि समुच्चय क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। ठीक है, आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स यहां लिखे हैं। हम डेफिनेशन ऑफ सेट की बात करेंगे थोड़ा सा रुककर। उससे पहले मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं। जैसा कि मैंने एक ग्रुप बना दिया है यहां पर a इज इक्वल्स टू, यहां मैंने कुछ नाम लिखे हैं जैसे कि आम, पपीता, अनार और चीकू। ये कुछ नाम मैंने यहां पे लिखे और इन्हें मैंने एक कर्ली ब्रैकेट में इन्हें मैंने बंद कर दिया है। ऐसे ही मैंने एक सेट बी बनाया और यहां मैंने कुछ लेटर्स लिखे हैं AEIOU। और ऐसे ही मैंने एक ग्रुप यहां और बना दिया जहां मैंने 1 2 3, उसके बाद मैंने यहां पे आम लिखा, उसके बाद मैंने यहां O लिखा और U लिखा। ऐसे कुछ करके मैंने 3 ग्रुप हमारे लिए तैयार किए हैं। अब हम जानना चाह रहे हैं, यदि हम किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो इन नामों को पढ़ सकता है, इन लेटर्स को जान सकता है, अगर हम उससे पूछें कि ये नाम जो है ये किस वस्तु के नाम है, विशेष रूप से ये किस वस्तु के लिए जाने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो ए में हमारे लिए जो आंसर बनेगा, हमारे ए का जो जवाब हमारे सामने आएगा, तो आंसर इसमें बनेगा फलों के नाम। यहां पर ये फलों के नाम होंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं ग्रुप बी की बात करूं, तो यहां पर जो हमारा आंसर बनने वाला है वो आंसर क्या बनेगा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। और बिल्कुल इसी क्रम में अगर मैं यहां बात करूं तो जो ग्रुप हमने बनाया है, जो कलेक्शन सी हमने बनाया है, यहां कोई भी व्यक्ति इसे कोई एक नाम द्वारा नहीं जान सकता। इसके बारे में कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक नाम नहीं दिया जा सकता, अर्थात यह सुपरिभाषित, वेल डिफाइन नहीं है। यहां हमने जो ऑब्जेक्ट लिखे हैं, इन्हें पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति जो कि हमारा आंसर देने के लिए तैयार है वो कहेगा ये फलों के नाम है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यहां बात करता हूं तो निश्चित रूप से दीज आर वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो यहां पर ये बात बोलने वाले हैं। अर्थात हम सेट ए, जो ग्रुप मैंने ए बनाया है, इसे हम किसी एक नाम द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से जो बी ग्रुप हमारे पास में है, इसे भी हम किसी एक नाम द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ग्रुप सी की बात करूं, कलेक्शन सी के बारे में अगर हम बात करें, तो हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी एक नाम द्वारा, किसी एक शब्द द्वारा यह नहीं बता सकते कि ये जो कलेक्शन यहां पर है ये किन वस्तुओं का है, ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक किस नाम से जाने जाएंगे। तो जब कभी हमारे सामने ऐसी समस्याएं आ जाती है, जब कभी हमें विशेष कुछ समूहों का निर्माण करना पड़ता है, तो इस प्रक्रिया को हम सेट कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें what is the definition of set, then we can say the well defined collection of objects is called set। अर्थात वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह सेट कहलाता है। देखिए डेफिनेशन पे हम बात करेंगे। अभी हमने जो एग्जांपल लिया, यहां से बहुत अच्छे से आपको इसकी जानकारी हुई होगी कि अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो किसके बारे में करने जा रहे हैं। देखिए यहां हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेट। तो मैंने यहां पर लिखा वेल डिफाइंड कलेक्शन
a well defined collection of objects is called set। जी हां, बहुत अच्छे से। अब यहां हमने शब्द, एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक वर्ड यहां पे हमने लिया है जिसे हमने कहा है वेल डिफाइंड। व्हाट इज द वेल डिफाइंड? यहां पर इस वेल डिफाइंड का क्या अर्थ होगा? हमने यहां पे कहा सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मीनिंग क्या बनने वाला है, अभी हम पहले इस बिंदु पर अपनी बात करेंगे। देखिए, डेफिनेशन ऑफ सेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है, अर्थात अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां अगर हम बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? यहां वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग होने वाला है, सुपरिभाषित का क्या अर्थ होने वाला है? एग्जाम्पल, मैं कुछ उदाहरण आपको बोलकर बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, जहां से हम स्पष्ट कर पाएंगे, वी कैन क्लैरिफाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। ओके, तो जैसे मैंने कहा, एक सेट मैंने बनाया, एक ग्रुप मैंने बनाया, क्षमा कीजिएगा सेट नहीं, एक ग्रुप मैंने यहां पे बनाया और उसमें मैंने सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़, ये 3 नाम मैंने लिखे। अब मैं किसी बच्चे से, किसी व्यक्ति से पूछता हूं कि ये तीनों नाम किस कैटेगरी से, किस स्पोर्ट्स के साथ में, किस गेम के साथ में रिलेटेड है, तो जो भी इनका जानकार होगा निश्चित रूप से वो कहेगा कि यह भारतीय क्रिकेटर्स के नाम है। अगर मान लीजिए किसी ग्रुप में हमने बना दिया है पेन, पेंसिल, कॉपी, रबर, रजिस्टर, तो अगर इसका जवाब लिया जाए, पूछा जाए कि ये जो वस्तुएं के नाम हमने यहां लिखे हैं ये किस ग्रुप से रिलेटेड है, ये वस्तुएं किस प्रकार परिभाषित की जा सकती है, कैसे इन्हें डिफाइन किया जा सकता है, तो जो हमारा उत्तर देने वाला व्यक्ति है उसका जवाब होगा पढ़ाई से रिलेटेड ऑब्जेक्ट, सम ऑब्जेक्ट्स विच आर रिलेटेड टू स्टडी मटेरियल उसे कहा जाएगा, पेन, पेंसिल, रबर, कॉपी और रजिस्टर को। अगर मान लीजिए मैंने एक सेट यहां पे बना दिया है, एक ग्रुप मैंने और बना दिया है, जहां पहले मैंने उसे एक नाम दिया, जंगली जानवरों के नामों का संग्रह, जंगली जानवरों के नामों का संग्रह, नेम ऑफ वाइल्ड एनिमल। अगर मान लीजिए यहां हमने लिखा है लॉयन, टाइगर, पैंथर, और अगर हमने यहां पे काऊ भी एंटर कर दिया है, यदि इस समूह में, इस ग्रुप में हमने काऊ भी एंटर कर दिया है, तो क्या यह ग्रुप, जो बात हमने की, जो क्वेश्चन, जो डेफिनेशन हमने यहां पे दिया, क्या यह ग्रुप उसका सही उत्तर होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां हमने जंगली जानवरों के नामों का संग्रह किया और साथ ही साथ वहां पर गाय को भी सम्मिलित कर लिया। तो अब यदि केवल इस उत्तर को देखा जाए, इस समूह को देखा जाए, तो क्या यह परिभाषित होगा? अगर इसमें जवाब दिया जाएगा तो यहां पे गाय भी उपस्थित है और कुछ जंगली जानवरों के नाम भी उपस्थित है, तो बिल्कुल भी सुपरिभाषित नहीं हुआ। यदि इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल और रखूं, देखिए बोर्ड पे हम इसे लिखते हैं, यहां मैंने एक कलेक्शन बनाया और इसे मैंने ए नाम दिया, यहां मैंने एक कलेक्शन बनाया और यहां पर हमने लिखा, यहां पर हमने लिखा 2, 3, 5, 7, 11, 13 और बंद कर दिया। ऐसे ही मैंने यहां पर एक नंबर और बनाया, यहां हमने 2, 3, 5, 7, 11, 13 के साथ साथ हमने यहां पे 15 को भी यहां पे शामिल किया। अब यहां पे मैंने एक नाम लिखा, यहां पे मैंने नाम लिखा कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इन दोनों सेट से आप मुझे देखकर बताएंगे, जो ग्रुप ए भी हमने यहां पे लिखे हैं, आप मुझे देखकर बताएंगे इन दोनों में से कौन सा ग्रुप हमारे डेफिनेशन को या जो हमारा क्वेश्चन रिक्वायर है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। निश्चित रूप से आपका जवाब होगा ग्रुप ए, क्योंकि यहां पर 2, 3, 5, 7, 11, 13 है, these all are prime numbers, so that we can say this is the well defined set of prime numbers. Okay? अब अगर सेट बी की बात करें तो यहां पर प्राइम नंबर्स के साथ साथ मैंने एक कंपोजिट नंबर को भी शामिल किया है। तो इस स्थिति में जब सेट बी हमने बनाया, जब ग्रुप बी हमने बनाया,
तो इस स्थिति में कोई भी केवल इन नंबर्स को देखकर डिफाइन नहीं कर सकता ये किस प्रकार के नंबर यहां पे लिए गए हैं। बिल्कुल इस परिभाषा को, इस रिक्वायरमेंट को यह ग्रुप पूरा नहीं करता है तो यह सुपरिभाषित, वेल डिफाइन नहीं होगा। वापस से एक बार हम बात करते हैं सुपरिभाषित क्या होता है। देखिए, सुपरिभाषित का मीनिंग होगा जो बिल्कुल अच्छे से जिसे डिफाइन किया जा सके और जिसके बारे में बात की जा रही हो वहां पर केवल वही ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हो। जैसे कि हम बात करें भारतीय प्रधानमंत्रियों के नाम, नेम ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स, अगर हम यहां पर शामिल करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, और यदि हम इसके साथ में सोनिया गांधी का नाम भी शामिल कर देते हैं तो क्या यह वेल डिफाइन होगा। जो रिक्वायरमेंट हमारी है, जो क्वेश्चन का आंसर हम लेना चाह रहे हैं, जिस प्रकार का ग्रुप हम बनाना चाह रहे हैं, क्या ये चारों नाम मिलकर उस बात को कंप्लीट कर रहे हैं? आपका जवाब आएगा नहीं, क्योंकि यहां पर हमने एक नाम ऐसा लिख दिया है, सोनिया गांधी नाम ऐसा लिख दिया है जो कभी भी भारत की प्रधानमंत्री नहीं बनी है। उसके अतिरिक्त जो 3 नाम हमने बताए हैं, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, अगर हम 3 की बात करते हैं तो ये भारत के प्राइम मिनिस्टर्स हैं लेकिन सोनिया गांधी नहीं है। तो इस प्रकार से इन चारों नामों को अगर हम एक संग्रह में रखें, इफ वी रोल ऑल द नेम्स इन अ सिंगल ग्रुप, अगर हम एक ही ग्रुप में इन्हें शामिल करते हैं तो कोई भी यह नहीं बता सकता इन अ सिंगल वर्ड, हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते कि यह किन नामों का संग्रह है। बिल्कुल जहां पर लिए गए ऑब्जेक्ट पूरी तरह से अपने आप को परिभाषित करें, पूरी तरह से उनकी डेफिनेशन हमारे सामने हो, उसे हम सुपरिभाषित संग्रह, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो अब आपको समझ में आया होगा कि एक सेट की डेफिनेशन जो है, वेल डिफाइंड शब्द हमने यहां पे काम में लिया है, इस वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग है। आइए बढ़ते हैं कुछ नए एग्जांपल्स के लिए और अच्छे से जान पाते हैं, सीखते हैं सेट्स के लिए किस तरह के एग्जाम्पल बनते हैं और इनमें से कौन से सेट नहीं है और कौन से सेट होंगे। यहां कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। अब हम सेट की बात करेंगे, अब हम इन्हें ग्रुप नहीं कहेंगे। और उससे पहले एक बात हम और कहें, सेट के लिए जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो अंग्रेजी अल्फाबेट्स का बड़ा लेटर, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। इन सेट्स के जो भी एलिमेंट बनते हैं, इनमें आने वाले ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट कहेंगे, मेंबर ऑफ सेट कहेंगे। इन्हें एक कर्ली ब्रैकेट में हम प्रेजेंट करते हैं, इन्हें कर्ली ब्रैकेट में रखकर इन्हें दर्शाते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम। अभी यहां कुछ नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं। जैसे पहला सेट मैंने यहां पे लिख दिया है, पहला सेट मैंने यहां पे लिखा है यहां हमने सेट ए लिखा और यहां जो नाम हमने दिया है, इसे जो नाम यहां सेट ए को हमने दिया, यहां हमने लिखा भारतीय देवताओं के नाम, नेम ऑफ इंडियन गॉड्स। ठीक है, तो यहां हमने शामिल किया लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा। ये कुछ नाम मैंने यहां पे शामिल कर लिए हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक सेट बनाया जिनमें मैंने नाम दिया। पहले इस सेट को हम एक नाम देंगे, किस तरह के ऑब्जेक्ट्स इस सेट में हमें शामिल कर रहे हैं इसके बारे में पहले हम बात करेंगे। तो सेट जो बी हम बनाने जा रहे हैं, यह सेट हमने बनाया अंग्रेजी महीनों के नाम, अंग्रेजी महीनों के नाम जो जे से शुरू होते हैं, जे से शुरू होते हैं। अब इन दोनों की हम बात करें। यहां पर सेट 1 में अगर मैं बात करूं तो सेट 1 में जो भी हमारे एलिमेंट हैं, ये हमारे इस दिए गए कमांड को फॉलो करते हैं। हमने यहां पे लिखा है भारतीय देवताओं के नाम, तो लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड शिवा इस बात को सेटिस्फाई करते हैं। ये जो नाम मैंने यहां पे लिखे हैं, ये इस बात को सेटिस्फाई करते हैं जो भी हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यहां पर है। तो ये एक सेट होगा।
ये एक सेट है निश्चित रूप से। अब हम बात करते हैं यहां पर अंग्रेजी महीनों के नाम जो जैसे शुरू होते हैं, तो यहां पे मैंने इनका सेट बना दिया है। यहां इस ग्रुप को, इस कलेक्शन को हमने कंप्लीट किया, तो यहां हमने लिखा जनवरी, दूसरा नाम हमने यहां पे लिख दिया है जून, और तीसरा नाम जो होगा वो जुलाई होगा। अब मैं आपको इन्हीं नामों को एक बार फिर से लिखकर बता रहा हूं। अगर मैंने लिखा यहां पे जनवरी और जून, लेकिन जुलाई मैंने नहीं लिखा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगी मेरी बात, लेकिन हमने यहां पे जुलाई को नहीं लिखा, और एक सेट मैंने यहां पर बनाया जहां मैंने जून को शामिल किया, जुलाई को शामिल किया, लेकिन यहां मैंने मार्च को भी शामिल कर लिया है। तो अब जो हमारा क्वेश्चन था, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो कलेक्शन हम बना रहे थे, उन अंग्रेजी महीनों के नाम जो जे से शुरू होते हैं, तो पहला वाला सेट जो मैंने बी के फॉर्मेट में बनाया, यहां पे हमने जनवरी, यहां हमने जून और जुलाई को सम्मिलित किया। निश्चित रूप से यह एक सेट बन गया है और एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक वेल डिफाइंड सेट यहां बन चुका है। अगर मैं बी की बात करूं तो यहां हमने जनवरी को शामिल किया, जून को शामिल किया और जुलाई को शामिल नहीं किया। डजंट मैटर, अगर एक एलिमेंट छूट गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह भी जो सेट बी हमने बनाया है, यह भी इस बात को पूरा सेटिस्फाई करता है। लेकिन हम बात करते हैं हमारे तीसरे ग्रुप पर जो मैंने बनाया इस कमांड के लिए। यहां हमने जून, जुलाई और मार्च को भी सम्मिलित कर लिया है, लेकिन हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमें उन्हीं नामों को शामिल करना है, हमें उन्हीं नामों को शामिल करना है जो जैसे शुरू होते हैं। तो अब यहां हमने मार्च को सम्मिलित किया, हमने यहां इस ग्रुप में मार्च को भी इंसर्ट कर दिया है, जो कि हमारे इस ग्रुप को वेल डिफाइन होने की कैटेगरी से बाहर निकाल देता है। अर्थात यहां पर मार्च के आ जाने से यह सेट वेल डिफाइन नहीं हुआ और यह कोई सेट नहीं बनेगा। इसलिए हमारे जो सही आंसर होंगे, हमारे दोनों ही आंसर सही होंगे, लेकिन जैसा कि हमें मालूम है यह बहुत ज्यादा नाम नहीं है, तो हमें जनवरी, जून और जुलाई तीनों नामों को शामिल करना होगा। जब भी किसी एग्जाम के क्वेश्चन में या किसी बुक में जब भी ये क्वेश्चन होगा तो प्रॉपर आंसर जो होगा वो यही माना जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को गलत नहीं माना जाएगा। तो यहां हमने इन दोनों एग्जाम्पल से सीखा कि किस तरह से एक सेट को बनाया जाता है। आइए अब बात करते हैं उन स्थितियों की जहां एक सेट डिफाइन नहीं हो सकता। मैं यहां वेल डिफाइन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वेल डिफाइन होने पर एक कलेक्शन सेट बन जाता है। लेकिन यहां हम जो बात करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसी बात करने जा रहे हैं कि किन स्थितियों में सेट का निर्माण हो ही नहीं सकता, किन स्थितियों में सेट का निर्माण हो ही नहीं सकता। तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल में रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कुछ एग्जाम्पल में यहां रख रहा हूं, जैसे विशिष्टता लिए हुए जो शब्द हमारे सामने आएंगे, जिनमें कुछ ऐसे वाले शब्द शामिल होंगे जैसे कि स्पेशल, जैसे कि डेंजरस, जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट। अगर ऐसे कुछ विशेषता दर्शाने वाले शब्द अगर किसी कलेक्शन में आ जाएंगे तो वो कलेक्शन एक कलेक्शन ही बन जाएगा, वो एज ए सेट कभी भी डिफाइन नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो जंगली जानवरों के नामों का समूह या द सेट ऑफ नेम ऑफ वाइल्ड एनिमल, यह सुपरिभाषित होगा, वेल डिफाइन होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सम डेंजरस वाइल्ड एनिमल, तो यहां किसी प्रकार का सेटिस्फिकेशन देने वाले नाम हमारे सामने नहीं होंगे। रीजन इसका मैं आपको बता दूं, आई एम सेइंग दैट कि अगर हम बात करें ऐसे नामों की जो सेटिस्फैक्टरी नहीं हो सकते, तो उन नामों को कभी भी एक समुच्चय का, एक सेट का नाम नहीं दिया जा सकता। फॉर एन एग्जाम्पल डेंजरस वाइल्ड एनिमल। अब किसी को तो डर लगता है छिपकली से और किसी को शेर से भी डर नहीं लगता, तो जो शेर से भी नहीं डरेगा, आजकल हम देखते भी हैं कि बहुत से लोग अलग अलग कंट्रीज में शेर को अपने घर में पाल लेते हैं, लॉयन की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या वो उनके लिए डेंजरस हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। यहां दो तरह के फैक्टर बन गए, जिसपे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लॉयन के लिए, लॉयन को डेंजरस बोलेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लिजार्ड, छिपकली को डेंजरस बोलेंगे। तो यहां पर एक
अच्छी परिभाषा, एक वेल डेफिनेशन हमारे सामने नहीं आती है, इसलिए जो भी विशेषता लिए हुए शब्द होंगे वो कभी भी एक सेट का निर्माण नहीं करेंगे। ठीक है, अभी एक एग्जांपल हम और लेते हैं। यदि मैं बात करूं कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के नामों का समूह, तो यह एक अतिशयोक्ति होगी कहने में, एक बहुत गलत डिफिनेशन बन जाएगी, क्योंकि हम इंटेलिजेंट, यहां पे विशेषता वाला शब्द आ गया है, हम इंटेलिजेंट किसे बता सकते हैं, जब तक मैथमेटिकली इसके लिए कोई स्केल नहीं होगी हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि किसी आप बुद्धिमानी के लिए अगर बात करें तो बुद्धिमानी को नापने के लिए हमारे पास कोई मीटर नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ स्केल्स यहां पर बना दें, कुछ स्पेसिफिक मीटर यहां पे तय कर दें, तो निश्चित रूप से इस बात को बोला जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं उन बच्चों के नामों का समूह, उन बच्चों के नामों का समुच्चय जिनके गणित विषय में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं, तो इस बात को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, एक कैटेगरी यहां पे बन जाती है, इनकी लिस्ट बनाई जा सकती है। लेकिन कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के नामों का समूह यह कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धिमान सभी हैं, और ऐसी स्थिति भी बन जाती है जब हम अपनी बुद्धिमानी का परिचय देने में कुछ शंका महसूस करते हैं। तो जब भी स्पेसिफिक कोई चीज हमारे सामने आएगी, उन नामों का कभी भी समूह समुच्चय के रूप में परिभाषित नहीं होगा। अब अगर हम बात करें, मैं कुछ दो क्वेश्चंस आपके सामने, दो एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इन बातों पर। देखिए, पहला मैंने लिखा नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो निश्चित रूप से आप यहां पर ऑब्जेक्ट्स को फिल कर सकते हैं। जो सेट हम बनाने जा रहे हैं, यहां पर हमारे लिए सेटिस्फैक्टरी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। जो भी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे हुए नॉवेल्स हैं, उन सबके नाम या उनमें से कुछ के नाम हम यहां लिखेंगे, और हमारे काम की जो रिक्वायरमेंट है, हमारे ग्रुप की जो रिक्वायरमेंट है, वो पूरी होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल आपके सामने और लिखूं यहां पे, और वो एग्जांपल कुछ इस तरह से हो, नेम ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, तो क्या हम इस बात को डिफाइन कर सकते हैं? क्या हम एक सेट बनाकर यहां कुछ नाम लिख सकते हैं? कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। इसलिए यहां जो रीजन बनेगा वो रीजन ये बनेगा क्योंकि यहां हमने एक स्पेसिफिक, एक विशेषता वाले शब्द का उपयोग किया है, और जब भी ऐसा होगा तो सेट जो होगा वो डिफाइन ही नहीं होगा। वेल डिफाइन होना तो दूर की बात, यहां डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि आप किसे सुंदर कहेंगे और किसे नहीं, इसके लिए जब तक हमारे पास कोई स्केल नहीं होगा, एक क्राइटेरिया जब तक हमारे पास फिक्स नहीं होगा, हम इसे फिल नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में यह कोई सेट नहीं होगा। ठीक है, यह एक समुच्चय नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम यहां बात करें नेम ऑफ गर्ल्स हु आर मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया, तो निश्चित रूप से आप यहां पे नामों को भर पाएंगे, आप यहां एलिमेंट्स बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहां ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी और प्रियंका चोपड़ा, ये कुछ नाम आप यहां पे दे सकते हैं, जो भारत का प्रतिनिधित्व जिन्होंने सौंदर्य प्रतियोगिताओं में किया है और वो विनर रही है। तो यहां एग्जैक्टली जो बात पूरी डिफाइन हो रही है, हम उसकी ही बात करेंगे जब हम एक समुच्चय का निर्माण कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कक्षा के बुद्धिमान बच्चे, तो यह भी हम नहीं कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने जाना सेट क्या होता है, सेट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, और कौन से ऐसे स्केल्स होते हैं जहां पर सेट का निर्माण होगा, जहां सेट बनेगा, और कौन से ऐसे स्केल्स हैं या क्राइटेरिया है जहां पर सेट का निर्माण नहीं होगा, जहां सेट का निर्माण नहीं होगा। बहुत अच्छे से आपने जाना, बहुत अच्छे से आपने सीखा। उम्मीद करता हूं यह सेशन अब तक का जो हमारा हुआ है, जो भी कुछ लास्ट 15 से 20 मिनट की हमारी बात हुई है, यह आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं आगे।
आइए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं बहुत जल्दी से और देखते हैं क्या कुछ हमने यहां पे अभी तक पढ़ा है। थ्योरेटिकल बातें यहां पे कुछ है तो विशेष रूप से थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि कैलकुलेटिव बातों में तो हमारा दिमाग बहुत तेज होता है। यहां हमें कुछ चीजों को जानना है और ऐसा लग रहा होगा कि कुछ थ्योरी ज्यादा है, लेकिन कोशिश मेरी रहेगी कि अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से, कैलकुलेटिव एग्जाम्पल से हम इन बातों को पूरा करें। तो हमने शुरू किया था व्हाट इज द सेट, और सेट के लिए हमने डेफिनेशन लिखी। तो डेफिनेशन में हमने कहा अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। और यहां हमने एग्जाम्पल लिया था जहां पर प्राइम नंबर्स की बात हो रही थी। ये दोनों एग्जाम्पल हमने इस कैटेगरी से लिए थे। ये जो हमें कमांड दी गई थी, इस कमांड को फिल करने के लिए दो एग्जाम्पल मैंने लिखे, सेट ऑफ प्राइम नंबर, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। तो यहां पे जो नंबर आ रहे हैं सारे प्राइम नंबर हैं। यहां आने वाले यहां तक के नंबर प्राइम है, लेकिन 15 को हमने कंपोजिट नंबर कर दिया। तो सेट बी जो था, हमारा ग्रुप बी जो था, वो हमारे कमांड को, हमारे क्वेश्चन को, हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा, इसलिए यह एक सेट नहीं होगा। इसके बाद हमने बात की थी, कुछ एग्जाम्पल हमने लिए थे कि किस किस स्थिति में सेट बन सकता है, और सेट बनाते टाइम, सेट बनाते समय हम क्या गलती कर सकते हैं। यहां था ए में मैंने दर्शाया था, जब भी किसी सेट की अगर हम बात करेंगे तो सेट को हम अंग्रेजी अल्फाबेट्स के, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे और कर्ली ब्रैकेट में उन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम फिल करेंगे। इतनी सी बात होती है। इसके बाद हम कुछ और आगे बात करेंगे, पहले इसकी समरी कर लेते हैं। भारतीय देवताओं के नाम, तो मैंने यहां पे राम, कृष्ण और शिव का नाम लिखा, जो कि इस बात को सेटिस्फाई करते हैं, यह एक सेट होगा। और यहां अंग्रेजी महीनों के नाम जो जे से शुरू होते हैं, तो जब हमने यहां पे बात की तो मैंने सेट बी बनाया। जनवरी, जून और जुलाई निश्चित रूप से बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करते हैं, मैंने एक सेट बी बनाया। और मैं यहां पे जुलाई को लिखना भूल गया, तो यह भी मेरा सेट बनेगा, गलत नहीं होगा। और हम यहां बात करते हैं जहां हमने जून, जुलाई और जनवरी के साथ साथ में मार्च को भी शामिल कर लिया। तो यहां पर मार्च के आ जाने से, अगर हमने यहां मार्च को इंसर्ट किया तो मार्च के आ जाने से हमारी बात को यहां सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, हमारी बात पूरी नहीं हो पा रही है। तो यह वाला जो कलेक्शन होगा सेट नहीं होगा। बहुत से लाइनें मैंने बना दी है, आप अच्छे से समझिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहां हमने बात की कि किन स्थितियों में एक सेट का निर्माण, एक सेट का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। तो जब भी कुछ विशेषता वाले शब्द हमारे सामने आएंगे, जैसे ब्यूटीफुल, जैसे डेंजरस, जैसे इंटेलिजेंट, तो ऐसी स्थितियों में कभी भी सेट को हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यह मैथमेटिकली डिफाइंड शब्द नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, सेट का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि एक सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिएगा, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, कैसे इसे डिफाइन करें, क्या बात करें। तो सेट को डिफाइन करने के बाद जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो सेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला, इन द कर्ली ब्रैकेट फॉर्म, मींस द सेट, जैसा कि सेट हमें दिया गया है, मींस रोस्टर फॉर्म। और दूसरी फॉर्म जो हमारे सामने होगी, इट विल बी सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए, दो तरह से हम इसे दर्शाते हैं। वी हैव टू टाइप्स, वी हैव टू टाइप्स। The first is roster form. First is roster form. पहली जो फॉर्म है वो रोस्टर फॉर्म है, और सेकंड जो फॉर्म होगी हमारे पास में, यह होगी सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। जी हां, देखिए, रोस्टर फॉर्म की अगर बात करें तो हमें एक सेट ऑलरेडी गिवन होगा, कुछ एलिमेंट ऑलरेडी एक कर्ली ब्रैकेट में हमारे सामने होंगे, लाइक ए, ई, आई, ओ, यू। और आप जान गए मैं किस बात को यहां पे रख रहा हूं, किन विषयों पे हम चर्चा कर रहे हैं। जी हां, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये मैंने यहां पे लिखे हैं। तो जब भी एक ब्रैकेट में हमारे सामने कुछ एलिमेंट ऑलरेडी फिल करके हमारे सामने उपस्थित होंगे, उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। अब बात करते हैं, उसे हम रोस्टर फॉर्म कहेंगे। और अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। तो यहां पर क्या होगा, एक सेंटेंस हमारे सामने होगा जिसे आधार मानकर, ऑन द बेस ऑफ अ गिवन सेंटेंस,
हम रोस्टर फॉर्म बनाएंगे, एक सेट के लिए एलिमेंट फिल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहां देखिएगा, मैंने एक छोटा सा सेट लिखा है विच इज बाय नेम, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय ए। अब सेट किस तरीके से यहां पे होने वाला है, यहां मैंने x को फिल कर दिया है, मींस आवर एलिमेंट इज x। अब ये x किस तरह से है, x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n, n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। जी हां, एक बड़ी सी बात मैंने यहां लिखी है, यहां हमें फिल करना है x को, x जो होगा वो 2n होगा, मींस मल्टीपल ऑफ 2 होगा, और ये जो एलिमेंट होगा यह इस n को हमें कहां से लेना होगा, नेचुरल नंबर से। जो n यहां पर है, ये n किसका सदस्य होगा, प्राकृत संख्याओं का सदस्य यहां पर होगा। तो जब हम इसे फिल करेंगे, जब हम इस सेट का निर्माण करेंगे, तो यह सेट हमारे सामने कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है, सेट बिल्डर फॉर्म हमें एक सेंटेंस के फॉर्मेट में गिवन होती है, एक कमांड हमारे सामने गिवन होती है, जिसका पालन करते हुए हमें एलिमेंट्स को फिल करना होता है। एक कर्ली ब्रैकेट में हम अपना कलेक्शन बनाते हैं, यह सेट बिल्डर फॉर्म होती है। और जब ऑलरेडी सेट के एलिमेंट फिल करके हमारे पास में होते हैं, तो उसे हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। बहुत कुछ आवश्यक नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ना जरूरी होता है, इसे पढ़ पाए, इसे समझ पाए, मुख्य बात हमारे लिए यह होती है। क्योंकि जो रोस्टर फॉर्म होगी वहां एलिमेंट ऑलरेडी हमारे सामने होंगे, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए जो कमांड हमारे सामने है, जो सेंटेंस हमारे सामने है, जो बात हमारे सामने है, वहां से हम सीख कर समझकर एलिमेंट्स का चुनाव करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्या होने वाला है। जी हां, अब आता है टाइप्स ऑफ सेट। अब आता है टाइप्स ऑफ सेट। सेट के लिए अगर आपको लग रहा है कि एग्जांपल्स कम है, तो हम 2 मिनट में कुछ चर्चा कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। जैसे कि अगर मान लीजिए एक सेट हमारे सामने है, जहां मैंने लिखा हिंदी महीनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, तो यहां पे केवल हमें हिंदी महीनों के नाम ही लिखने होंगे, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, कार्तिक, मार्गशीर्ष आदि। अगर हमने बात की अंग्रेजी महीनों के नाम, तो यहां पर पूरे 12 महीनों के नाम हमें लिखने होंगे, अथवा इनमें से कुछ 3, 4 या 2 के नाम भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त हम कोई नाम यहां पे नहीं लिखेंगे। अगर हम बात करें द नेम ऑफ इंडियन रॉकेट साइंस साइंटिस्ट, तो यहां पर हम ऐसे साइंटिस्ट के नाम लिखेंगे जो भारतीय हैं और रॉकेट साइंस में अपना रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, इनके अतिरिक्त कोई नाम हम यहां पे शामिल नहीं करेंगे। अगर मैं नेम ऑफ सेट ऑफ नेम ऑफ बैडमिंटन प्लेयर्स, अगर मैं ऐसी बात करूं, तो यहां पे साइना नेहवाल का नाम आएगा, लेकिन सचिन तेंदुलकर का नाम यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि वो क्रिकेट प्लेयर है। तो ऐसे आपने जान लिया होगा। और जब हम इस थ्योरी के बाद में चर्चा करेंगे, जब हम लेवल 2 पे चलेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो ये सारी थ्योरी आपके बहुत मददगार साबित होगी। बहुत अच्छे से आप किसी भी एग्जाम्पल को उठा लीजिएगा, किसी भी एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन को उठा लीजिएगा, आप निश्चित रूप से उसे सॉल्व कर पाएंगे, इतना मेरा विश्वास आपके साथ है। अब यहां हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। जी हां, एक अलग बात, क्या बात, टाइप्स ऑफ सेट्स की अगर हम बात करें, जैसे हर वस्तु के कुछ ना कुछ प्रकार होते हैं, एवरी एंड ईच ऑब्जेक्ट हैव सम टाइप्स, कुछ प्रकार सभी के होते हैं, सेट्स के भी कुछ प्रकार होंगे। किस आधार पर होंगे, यहां पे बेस क्या बनेगा, इस बारे में भी हम बात करते हैं। देखिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं। यहां कुछ नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, तो पहले यहां बात करें, और कुछ नाम यहां छूट भी गए हैं, उन्हें भी मैं आपको बताऊंगा। सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, उसके बाद सबसेट आ जाता है। यहां कुछ और सेट भी होंगे जिनके बारे में भी हम बात करेंगे, हम किसी भी चीज को स्किप नहीं करेंगे। सिंगलटन सेट की बात करें, तो यहां पर ये तीनों जो फर्स्ट सेट और सेकंड सेट की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर दोनों जो सेट बनाए हुए हैं वो किस आधार पर है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के आधार पर यहां पे दिए गए हैं। आइए थोड़ी सी चर्चा हम इनसे पहले थोड़ी सी चर्चा हम एक नई बात पे करें। मैंने यहां आपके सामने एक यह सिंबल बना दिया है, जिसे हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ। एलिमेंट ऑफ, ठीक है, एलिमेंट ऑफ मतलब अवयव, अवयव, सदस्य, मेंबर। ठीक
ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। अब जैसे मैंने लिखा x इज एलिमेंट ऑफ n, x इज एलिमेंट ऑफ n, तो इसका तात्पर्य हो गया, इसका अर्थ हो गया जो x नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट है, x नाम का कोई भी अवयव है, वो किसका सदस्य होगा, वो नेचुरल नंबर से लिया जाएगा। मतलब कि x जो होगा वो 1 2 3 4 5 से लेकर कुछ भी आगे तक बनेगा, लेकिन x जो होगा वो कभी भी -1 नहीं हो सकता, क्योंकि वो नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है। x जो होगा वो कभी भी 1/2 रैशनल नहीं हो सकता, क्योंकि वो नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं। तो इस तरह से हमने जाना कि इस सिंबल का क्या अर्थ है और किस तरह से हम इसे यूज करते हैं। अब हम थोड़ी सी बात और कर रहे हैं इनसे पहले। मान लीजिए एक सेट हमारे सामने है, इसे मैं रफ कर देता हूं यहां पे और फिर हम आगे बढ़ते हैं, अच्छे से देखिएगा। हम बात कर रहे हैं यहां पे एलिमेंट ऑफ के लिए क्या होता है, इसका मतलब कैसे इसे काम में लेते हैं। एक सेट हमारे सामने मैंने डिफाइन कर दिया, सॉरी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया u, इट्स 1 2 3 4 5, और यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बना दिए जहां हमें फिल करना है ये वाला सिंबल या फिर ये वाला सिंबल। इट मीन इट्स एलिमेंट ऑफ, इट मीन इट्स नॉट एलिमेंट ऑफ। यहां पे बताता है यह जो अवयव है, यह सदस्य है, ये जो ऑब्जेक्ट यहां आने वाला है यह पर्टिकुलर किसी भी सेट का एलिमेंट है, और यह दर्शाता है कि जो भी एलिमेंट, सॉरी जो भी ऑब्जेक्ट हमने लिया है वो इस पर्टिकुलर सेट का एलिमेंट नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन मेरा यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां 1 लिखा और फिर मैंने यहां फिल इन द ब्लैंक्स किया और मैंने यहां पे लिख दिया u। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मैंने यहां 7 लिखा, एक स्पेस मैंने छोड़ दिया और यहां u कर दिया। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मैंने 0 लिखा और यहां पे हमने u करके छोड़ दिया। इसके बाद हम बात करें नंबर 4 पे तो मैंने यहां 3 लिखा, स्पेस छोड़ा और u बना दिया। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूं कि यहां पे 1 2 3 4 में जो स्पेस हमने यहां पे ब्लैंक रखा है, यहां कौन सा वाला सिंबल इन दोनों में से आने वाला है, तो निश्चित रूप से 1 के बारे में अगर बात करें तो 1 जो है, जो हमारा यहां पे ऑब्जेक्ट 1 जो है, क्या वो इस u सेट का एलिमेंट है? जी हां, तो हम यहां फिल करेंगे 1 इज एलिमेंट ऑफ u। लेकिन 7 की बात करें, आपको यहां 7 दिखाई देता है? जी नहीं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 7 इज नॉट एलिमेंट ऑफ u। अगेन सेम विद 0, 0 भी क्या होगा, यहां एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन 3 की अगर मैं बात करूं तो 3 u का एलिमेंट है, 3 इज एलिमेंट ऑफ u। ऐसा हमें यहां पे लिखना होगा, और जो सही बात है उसे हमने दर्शा दिया है किस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सिंबल के बारे में जो जानकारी हमने ली है, जो जरूरी थी, वो हमें प्राप्त हुई है। और अब बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ सेट के लिए। बहुत अच्छे एग्जांपल मैं कराऊंगा यहां पे, जैसे जैसे हम डिफाइन करते जाएंगे चीजों को, साथ ही साथ हम एग्जांपल भी यहां पे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। पहला सेट आता है सिंगलटन सेट, दूसरा सेट एम्प्टी सेट, तीसरा सेट सबसेट। इनसे पहले ए और बी के बाद हम कुछ बातें करेंगे कुछ अलग तरह के सेट्स पर। आइए देखते हैं क्या कुछ नया हमारे लिए यहां पे आने वाला है। पहले बात करते हैं सिंगलटन सेट की। अगर कोई सेट इस प्रकार से है, इफ अ सेट हैव ओनली वन एंड ओनली वन मेंबर एलिमेंट, इफ a set have only one element, it's called singleton set। ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उस सेट को हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। किस प्रकार से? एग्जाम्पल यहां हम बात करते हैं, एक उदाहरण हम देखते हैं। मैंने आपके लिए लिखा है यहां सिंगलटन सेट की अगर हम बात करें तो सिंगलटन सेट पे हमने क्या लिखा कि कोई ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो। तो यहां आप क्या बोलने वाले हैं, एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। एक इवन प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं तो इवन प्राइम नंबर जो पूरी दुनिया में है वो सिर्फ एक एलिमेंट है, और वो कौन है, 2। तो क्या
यह जो नंबर है, यह जो सेट है, वो सिंगलटन सेट की कैटेगरी में आ रहा है, निश्चित रूप से आपका जवाब होगा जी हां। ठीक है, इवन प्राइम नंबर, एक इवन प्राइम नंबर जो है वो केवल 2 है, और यह सिंगलटन सेट के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है जो मैंने आपके लिए यहां पे रखा। अगर हम एक बात यहां पे और करें तो देखिएगा, एक एग्जांपल मैं सिंगलटन सेट के लिए यहां पे और लिख रहा हूं, क्या होगा वो एग्जांपल देखिए। मैंने यहां पे लिखा फॉर द सिंगलटन सेट, a set A is defined such that x equals to 2। अब यहां पे किसी प्रकार से x परिभाषित है और इस x की जो वैल्यू है वो 2 होगी। इसके अतिरिक्त इस x के अकॉर्डिंग जो y की वैल्यूज बनेगी वो कुछ भी बन सकती है। तो यहां x जो हुआ वो एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, और यहां पर ये सिंगलटन सेट के लिए एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा सिंगलटन सेट कौन होगा। इफ अ सेट हैव ओनली वन एलिमेंट, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा, उसे हम सिंगलटन सेट कहेंगे। और बहुत बेहतरीन एग्जांपल जो है सिंगलटन सेट का, वो इवन प्राइम नंबर विच इज 2 इज अ करेक्ट एग्जांपल फॉर सिंगलटन सेट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। जी हां, इसे 3 नामों से जाना जाता है, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। क्या होता है, किस प्रकार से होगा, तो यहां हम अगर बात करें, इसे अगर हम डिफाइन करें तो मैं कहूं इफ अ सेट हैव नो एनी एलिमेंट, यदि एक सेट इस प्रकार से है, एक सेट ऐसे तरह से डिफाइंड है कि यहां पर उसका कोई भी मेंबर नहीं है, तो उसे हम एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट बोलने वाले हैं। जैसे मैं बात करूं, एग्जांपल देखिएगा, एम्प्टी सेट के लिए एक नए पेज के लिए बढ़ते हैं। पहले हम सिंगलटन सेट हो गया है, एम्प्टी सेट की हम बात कर रहे हैं, जिसे नल सेट और वॉइड सेट भी कहते हैं। और ये किस तरह से होता है, अगर कोई सेट इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, इस तरह से डिफाइन है कि वहां कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता, हमारे पास फिल करने के लिए कोई एलिमेंट नहीं होगा, उसे हम एम्प्टी सेट कहेंगे। और ये क्या होगा, देखिएगा एम्प्टी सेट क्या होता है। व्हाट इज एन एम्प्टी सेट? एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख रहा हूं यहां, देखिएगा एम्प्टी सेट क्या होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने यहां पे लिखा अ सेट रिप्रेजेंट बाय ए सच दैट एक्स, ओके, एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन। एक्स जो है वो यहां पे क्या होगा, एन होगा। और एक्स जो होगा वो किस प्रकार से बनेगा, यह नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, ये एक क्राइटेरिया यहां पे दिया गया है। लेकिन एक्स जो होगा, एक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक्स के लिए दिया गया है एक्स इज सच दैट एक्स अपॉन 3। ठीक है, अब यहां अगर हम बात करें, देखिए अगर हम यहां बात करें एम्प्टी सेट के लिए, अगर हम बात करें तो पहला एग्जांपल मैं वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने रखता हूं, फिर हम उसे करते हैं। देखिएगा 1, पहला एग्जांपल मैंने दिया, बहुत बेहतरीन एग्जांपल, नेम ऑफ अ बॉय स्टूडेंट, नेम ऑफ अ बॉय स्टूडेंट इन अ गर्ल्स स्कूल, इन अ गर्ल्स स्कूल। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लड़कों का, लड़कियों के विद्यालय में किसी बॉय स्टूडेंट का नाम जी कभी भी नहीं हो सकता। इसे फिल करने के लिए कोई नाम हमारे सामने नहीं होगा। एग्जाम्पल में और ले लूं, एग्जाम्पल में और ले लूं यहां पर, तो देखिएगा आप, एक सेट हमने बना दिया, वो इस तरीके से यहां पर है, इवन नंबर which is multiple of 3x, which is multiple of 3x। अब यहां मुझे बताइएगा क्या यह एक एम्प्टी सेट है?
जैसे हम एम्प्टी सेट के लिए अगर बात कर रहे हैं, हमने बताया एम्प्टी सेट वो सेट होगा जहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, नो एनी एलिमेंट, ठीक है। और ये एग्जांपल मैंने दिया एक ऐसे सेट के लिए जो एम्प्टी सेट होगा, नेम ऑफ अ बॉय स्टूडेंट है गर्ल्स स्कूल, निश्चित रूप से यह फिल नहीं किया जा सकता। यहां मैं बात करूं इवन नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3n या मल्टीपल ऑफ 3 भी हम यहां कर सकते हैं, तो क्या ऐसा संभव है, क्या इसे बनाया जा सकता है? आपका जवाब मुझे क्या मिलने वाला है, देखते हैं। तो मैं यहां बात करता हूं, 3 का मल्टीपल मैंने 6 ले लिया, क्या यह इवन नंबर है? 3 का मल्टीपल मैंने 9 ले लिया, क्या यह इवन नंबर है? 3 का मल्टीपल मैंने 12 लिया, 3 का मल्टीपल मैंने 21 लिया। तो यहां पर जो 9 है वो एक इवन नंबर नहीं है, 21 है वो इवन नंबर नहीं है, लेकिन जो 6 है वो 3 का मल्टीपल भी है और इवन नंबर भी है। लेकिन जो 12 है वो 3 का मल्टीपल भी है और इवन नंबर भी है। इसका मतलब इवन नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 कभी भी एम्प्टी सेट नहीं बन सकता। तो आपने जाना कि जिन एलिमेंट्स को हम फिल कर सकते हैं, जो एलिमेंट हमारे कमांड के लिए, हमारे रिक्वायरमेंट के लिए एग्जिस्ट होंगे, वो एम्प्टी नहीं होगा। और ऐसे एलिमेंट, ऐसे सेट्स, ऐसे कलेक्शन जिन्हें हम फिल नहीं कर सकते, वो एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, थोड़ा सा एक एग्जांपल इसके लिए हम और लेते हैं, एक न्यूमेरिक एग्जांपल हम आपके सामने लाते हैं, देखिएगा क्या होगा। हम एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं, तो देखिएगा मैंने यहां लिखा एक सेट सी से मैंने इसे डिफाइन कर दिया है और मैंने यहां सेट लिख दिया है x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 5, ठीक है। और यहां x की जो कैटेगरी हमने दी वो इस प्रकार से दी कि x जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए और x की स्टार्टिंग जो होगी वो 6 से होगी। x हमें जो फिल करना है, जो x हमें यहां फिल करना है वो 5 से छोटा होना चाहिए। लेकिन x अगर हमारे पास में है, जो x हमारे सामने है उसकी शुरुआत 6 से होती है, तो क्या इसे हम फिल कर सकते हैं? क्या यह फिल होने लायक एलिमेंट यहां पे कोई हमारे पास में होगा? निश्चित रूप से नहीं होगा। कोई भी ऐसा नंबर, या मैं बात करूं आपसे x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 6, तो यहां पे एक नंबर हमें फिल करना है और साथ ही साथ x जो है वो हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहां पर भी मैं बात करूं तो x हमारा, यहां कोई भी नंबर चलेगा, ठीक है, x इज एलिमेंट r होगा, वो क्वेश्चन अलग है। और यहां में अगर बात करूं तो एक प्रश्न अलग है जहां हमने यह खाली स्थान बना दिया है। तो क्या यह संभव है कि एक नंबर ऐसा जो 5 से छोटा हो और वही नंबर 5 से बड़ा भी हो? तो क्या यह संभव है? बिल्कुल भी ऐसा संभव नहीं है। तो जो जानकारी, जो एलिमेंट, जो मेंबर हम फिल नहीं कर सकते, जो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं होंगे, उन्हें हम एम्प्टी सेट के लिए, एम्प्टी सेट के एलिमेंट मानेंगे। एम्प्टी सेट वो सेट होगा जहां पे कोई चीज फिल नहीं करी जा सकेगी। तो आइए बढ़ते हैं एम्प्टी सेट के लिए प्रेजेंटेशन के लिए। देखिएगा मैंने यहां पे क्या लिखा है। एम्प्टी सेट की अगर हम बात करें, जैसा कि हम जान चुके हैं, ऐसा सेट जहां कोई एलिमेंट फिल नहीं हो सकता उसे हम एम्प्टी सेट कहेंगे। और अगर हम बात करें इसे डिफाइन कैसे करना है, इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो इसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स सिंबल ऑफ फाई, ये फाई होगा, फाई से इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हमने फाई से रिप्रेजेंट नहीं करना है तो एक ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट से हम इसे शो करेंगे, ये भी एम्प्टी सेट का प्रेजेंटेशन होगा। लेकिन अगर हमने किसी सेट को इस प्रकार से बना दिया है कि एक कर्ली ब्रैकेट में हमने 5 को लिख दिया है, इट्स नॉट एन एम्प्टी सेट, तो यह एक एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि हमने यहां सेट सिंबलिक फॉर्म जो है, कर्ली ब्रैकेट जो है, यहां हमने 5 को फिल कर दिया है, तो यह एम्प्टी सेट नहीं होगा। ठीक है, अगर हमें एम्प्टी सेट को शो करना है तो इसे हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे या किसी ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर हमने कर्ली ब्रैकेट में 5 लिख दिया है तो यह सेट एम्प्टी सेट की कैटेगरी में नहीं होगा। अब देखते हैं कुछ और बातें सेट्स के लिए। अभी हम जो बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की बात कर रहे हैं,
तो यहां हमने जाना कि नंबर ऑफ एलिमेंट के अकॉर्डिंग सेट कितने होते हैं। यहां हम दो सेट्स की बात और करेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेट्स, और एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं यहां देने वाला हूं जो अब मेरी बात आ रही है यहां पर। तो यहां मैंने दो बातें लिखी। पहला, नंबर 1 फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, और जो सेकंड बात हम यहां पे कर रहे हैं दैट्स इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। जी हां, यहां हमने पहला टाइप सेट का पढ़ा, वहां हमने सिंगलटन सेट पढ़ा विच इज डिपेंड ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट। दूसरा सेट हमने पढ़ा विच इज एम्प्टी सेट, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट वहां नहीं होगा। अब हम जो बात कर रहे हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, तो ये दोनों सेट भी क्या होंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एलिमेंट के ही हम इनकी बात करेंगे। तो देखिएगा फाइनाइट सेट में क्या होगा, if number of elements are finite in a set called finite set, ओके। और अब इसका बिल्कुल अपोजिट यहां पे होगा इनफाइनाइट सेट, if number of element are infinite in a set called infinite set, तो यहां पर हमने देखा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट जो दोनों प्रकार के सेट हैं, ये दोनों सेट डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट पे। यहां अवयवों की संख्या के अकॉर्डिंग हमने 4 सेट पढ़े हैं अभी। पहला जो हमारा सेट था वो सिंगलटन सेट जिसे हम कहेंगे एकल समुच्चय, दूसरा हमारा एम्प्टी सेट जिसे हम कहेंगे रिक्त समुच्चय, और तीसरा जो हमारे सामने आ रहा है इट्स फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब इसे हम कहेंगे परिमित समुच्चय, परिमित, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होगा। इनफाइनाइट सेट की अगर हम बात करें तो इसे हम कहेंगे अपरिमित, जहां नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। मतलब यहां पर जो एलिमेंट होंगे वो किसी भी स्थिति में काउंटेबल नहीं होंगे, उन्हें गिना नहीं जा सकता। और यहां जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे सेट में, जो भी मेंबर होंगे उनका नंबर काउंटेबल होगा, उन्हें गिना जा सकता है। किस प्रकार से यह होगा देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पे एक सेट ए लिखा, इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं विच इज 1 2 3 ... 2, 1 लाख तक हमने यहां पे लिख दिया है। तो क्या यह एक फाइनाइट सेट है? जी हां, निश्चित रूप से, क्योंकि इन सभी संख्याओं को, अंकों को गिना जा सकता है। यहां 10 लाख है, यहां हम इन्हें गिन सकते हैं, गिना जा सकता है। यदि मैं बात करूं, अगर यहां मैं बात करूं x greater than 10, x less than 10,000, तो निश्चित रूप से यहां पर जो एलिमेंट होंगे वो भी फिक्स होंगे, उनकी भी संख्या निश्चित होगी। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो क्या इस स्थिति में हम एक परिमित श्रेणी की बात करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या है? बहुत सारे हैं। आप जहां तक गिनेंगे आप गिनते जाएंगे, लेकिन ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या अगर हम बात करें सेट ऑफ रियल नंबर्स, या हम बात करें सेट सी की, हम अगर बात करें यहां x इज ग्रेटर देन 3, x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, तो निश्चित रूप से ये जितने भी सेट मैंने यहां पे लिखे हैं ए बी सी, ये सारे इनफाइनाइट सेट हैं, क्योंकि इन्हें गिना नहीं जा सकता, इनके एलिमेंट काउंटेबल नहीं है। ये पहले से ही किसी ना किसी जगह पर जाकर स्टॉप नहीं होते हैं, ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन हम बात करें यहां फाइनाइट सेट में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट भले ही कितने भी हो, इनकी संख्या कितनी भी हो, लेकिन ये काउंटेबल होंगे, किसी ना किसी जगह जाकर रुक जाएंगे। इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल भी हमने देखा, तो ये दो एग्जांपल फाइनाइट सेट को डिफाइन करते हैं, और यहां दोनों एग्जांपल इनफाइनाइट सेट के लिए है।
आपको समझ में आई होगी। और अब जो मैंने कहा था कि एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं, तो आपको यहां बताना होगा विच सेट इज फाइनाइट और विच इज इनफाइनाइट। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है, आपको कैटेगराइज करना है वो इनफाइनाइट का होगा या फाइनाइट सेट का एलिमेंट होगा। एग्जांपल कुछ इस तरह से है, इसे हमने ए से प्रदर्शित किया, नंबर ऑफ population of number of population of the all world, संसार के सभी व्यक्तियों की संख्या का समुच्चय। ठीक है, यहां हम बात करते हैं, तो ये इनफाइनाइट होगा या फाइनाइट होगा, इसके बारे में हमें बात करनी है। समझ में आ रहा होगा, नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड, ये कितने होंगे, किस प्रकार से होंगे, तो यहां हम बात करते हैं। जैसा कि हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ा, फाइनाइट सेट वो सेट होता है जहां एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट करोड़, अरब, खरब, बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएंगे, मींस वो काउंटेबल होंगे। इनफाइनाइट नंबर में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल नहीं होगा। अब यहां अगर हम बात करें तो विश्व की पूरी जनसंख्या, इस संसार की पूरी जनसंख्या, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? निश्चित रूप से आप कहेंगे कि प्रत्येक सेकंड में बहुत से नए लोगों का जन्म होता है और यह अनंत गति से बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि यह फाइनाइट है, यह फाइनाइट है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, समझिएगा किस तरह से। अगर अभी हम बात करें, मान लीजिए इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने माना कि विश्व की जो जनसंख्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, उसे हमने माना कि यह 20 अरब है, जबकि ऐसा नहीं है। यह 20 अरब है या 30 अरब मान लीजिए, जबकि ऐसा नहीं है। मींस नंबर तो इसके आगे भी एग्जिस्ट होते हैं ना। अगर हम बात करें, हम नेचुरल नंबर से काउंट करते हैं, किसी भी टाइप नंबर ऑफ एलिमेंट को हम नेचुरल नंबर से टाइप प्रेजेंट करते हैं, उसमें हम काउंट करते हैं, तो क्या आप मुझे इस बात का जवाब देंगे, हमारी जो जनसंख्या है, पूरे विश्व की जो जनसंख्या है, वो 30 अरब अभी नहीं है। मींस यहां जाकर हमारा डेटा जो है, हमारा जो आंकड़ा है, वो इस जगह पे जाके रुक जाता है, इस जगह पे जाके रुक जाता है। अभी हम इसके आगे नहीं पहुंचे हैं। जबकि अगर हम बात करें रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स इस संख्या से बहुत आगे तक प्रेजेंटली एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर भी यहां से बहुत आगे तक एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आई होगी मेरी बात। एग्जाम्पल जो मैंने लिखा, नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो यह पूरी तरह से निश्चित रूप से प्रत्येक स्थिति में फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा। इसे मैंने समझाया। अगर मान लीजिए हम पूरी जनसंख्या को 30 अरब मानकर चलें, तो यह नंबर एग्जिस्ट करता है, काउंटेबल है, और संख्याएं जो हैं वो इस नंबर से आगे भी होती है, जबकि हमें इस नंबर पे रुकना पड़ गया है। मान लीजिए यह एक संख्या रेखा है, इट्स अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे अगर मैं बात करूं, तो हम यहां पे 30 अरब पे आके रुक गए हैं, जबकि नंबर लाइन के जो नंबर्स हैं वो और भी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने तो सिर्फ इस नंबर लाइन का इतना सा पार्ट अभी तक यूज किया है, बाकी इनफाइनाइट नंबर्स आगे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम फाइनाइट नंबर पे रुक गए हैं। इट मीन दिस सेट इज एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट। तो बात समझ में आई होगी। अभी हमने 4 सेट के बारे में बात की है, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, जो कि डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम रिव्यू लेते हैं कि हमने कहां से हमारी बात को शुरू यहां पे किया था। देखिए, टाइप्स ऑफ सेट की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ सेट की अगर हम बात करें, सिंगलटन सेट हमने पढ़ लिया है, एम्प्टी सेट हमने पढ़ लिया है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट हमने पढ़ लिए हैं।
अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम सबसेट के लिए बात करेंगे। व्हाट इज द सबसेट? बहुत अच्छा है। और इसके बाद हम जब बात करेंगे आगे आफ्टर सबसेट, तो सबसेट के बाद में हमारे पास में आने वाले होंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। जी हां, अब संख्याओं के आधार पे हम बात नहीं करेंगे। अब जो हम बात करेंगे वो कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी, स्पेसिफिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेट्स की हम बात करेंगे कि क्या क्या हम यहां पे करने वाले हैं। तो अभी हमें जो बात करनी है वो हमारा है सबसेट। व्हाट इज द सबसेट? मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने यहां लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। हम सबसेट की बात यहां कर रहे हैं, हम सबसेट की बात यहां करने जा रहे हैं। देखिएगा क्या होगा। देखिए, एक सेट मैंने ए यहां लिखा, इसमें मैंने 1 2 3 4 को मेंबर बनाया। सेट बी हमने बनाया, सेट बी में हमने 2 3 और 4 को मेंबर बनाया। सेट सी मैंने यहां बनाया जिसमें मैंने 1 और 4 और 5 को मेंबर बनाया। ऐसे ही एक सेट डी और हमने बना लिया जहां हमने 2 और 3 को मेंबर बनाया। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं, हम बात कर रहे हैं सबसेट की, अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या सेट बी के जो एलिमेंट है, सेट बी के सारे एलिमेंट जो है, क्या वो सेट ए के भी एलिमेंट है? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा यस। ठीक है, आपका जवाब सकारात्मक प्राप्त होगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या सेट सी जो हमारे सामने है, तो सेट सी के क्या सारे एलिमेंट 1 4 5, क्या सेट सी के पूरे एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट है? आपका जवाब होगा नहीं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं सेट डी की, सेट डी के जो एलिमेंट है क्या वो सेट ए के एलिमेंट है? जी हां, आपका जवाब हां में होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं डी और बी के बीच में, क्या डी के जो एलिमेंट है वो बी के भी एलिमेंट है? आपका जवाब यहां पर भी हां होगा। ठीक है, तो यहां हमने सबसेट के लिए अगर बात की है, सबसेट के लिए अगर बात की है तो एटलीस्ट हमारे सामने 2 सेट होने चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें डेफिनेशन के लिए, तो डेफिनेशन यहां पे क्या बनेगी? सुनिएगा बात ध्यान से। इफ 2 सेट्स ए एंड बी आर सच दैट, दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार से है। इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। पुनः सुनिएगा, अगर सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी का भी अवयव है तो सेट ए को सेट बी का उपसमुच्चय कहेंगे। जी हां, इसे हिंदी में हम उपसमुच्चय के नाम से जानते हैं, इसे हम उपसमुच्चय कहते हैं। सुनिएगा मेरी बात वापस से। अब जैसे बात करते हैं सेट बी की, सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के भी एलिमेंट है, तब हम कहेंगे सेट बी इज सबसेट ऑफ ए। सेट सी के सारे एलिमेंट ए के एलिमेंट नहीं है, इस स्थिति में हम कहेंगे सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। हम बात करते हैं डी की, डी के जितने भी एलिमेंट हैं 2 और 3 वो सभी ए के एलिमेंट हैं, तो इस स्थिति में हम कहेंगे डी इज सबसेट ऑफ ए। ऐसे ही अगर हम बी और डी की बात करें तो डी के जो एलिमेंट है वो बी के भी एलिमेंट है, तो हम कहेंगे डी इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन अगर हम बात करें बी के साथ में डी की बात करें तो क्या बी के सारे एलिमेंट डी के एलिमेंट है? जी नहीं, तो बी जो होगा वो डी का सबसेट नहीं होगा। अब यहां हम बात करते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ऐसी स्थिति में अब हम इसे दर्शाएंगे ए सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल अगर मैं यहां लिखूं, मैंने ए को लिखा यहां पे ए और बी, और बी को हमने लिखा, सेट बी को हमने दर्शाया ए बी और सी से। तो ए के जितने भी एलिमेंट है, द ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एलिमेंट ऑफ बी। तो ऐसी स्थिति में ए जो हुआ वो बी का सबसेट हो गया। ठीक है, इसे हम इस तरह से दर्शाते हैं। अब अगर मैं बात करूं बहुत सरलता पूर्वक, अगर हम इसकी बात करें तो हमें लिखना होगा
कि जो भी छोटा वाला सेट होगा वो बड़े वाले का सबसेट होगा। कंडीशन हम यहां अप्लाई करेंगे, सेट ए के सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विल बी एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट हैं तो हम कहेंगे ए जो है वो बी का सबसेट होगा। आइए कुछ और एग्जांपल हम यहां जानते हैं और सबसेट को बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या किया है, हम यहां सब सेट के बारे में जान रहे हैं, उप समुच्चय के बारे में जान रहे हैं। तो एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं, n इज रिप्रेजेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर हमने 1 2 3 4 को कैटेगराइज कर दिया है। अगेन मैं बात करूं होल नंबर्स की, तो होल नंबर में हमने 0 1 2 3 डिफाइन कर दिया है। अगर मैं बात करूं इंटीजर्स के लिए, रिप्रेजेंटेड बाय आई और जेड जो भी है, तो यहां हमने बात की है माइनस इंफिनिटिव, -3 -2 -1 0 1 2 3 और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो अब इन तीनों के बारे में बात करें और हम रियल नंबर्स के भी बारे में बात करने वाले हैं। रियल नंबर्स जो होंगे वो सारे नंबर्स यहां पे होने वाले हैं, -3 -1/2 0 1/2 √2 और सारे ही नंबर यहां पे हमने सम्मिलित कर लिए। तो अब देखिएगा, क्या नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो एलिमेंट ऑफ होल नंबर, यस और नो? क्या यहां यह संभव है? देखिएगा, n इज सबसेट ऑफ w, n इज सबसेट ऑफ z, n इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। आप यहां मुझे बताइएगा, अभी हम चर्चा कर रहे हैं इस बात पे, तो क्या यह बात संभव है? निश्चित रूप से ऐसा होगा। क्या अगर मैं बात करूं w इज सबसेट ऑफ n, w इज सबसेट ऑफ z, और मैं बात करूं z इज सबसेट ऑफ, यह सबसेट के लिए निशान बनाया है मैंने, z इज सबसेट ऑफ r, तो क्या आप यहां मुझे बता पाएंगे क्या यहां सही है और क्या यहां गलत है? ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, जो मैंने आपको बताया सुनिएगा पुनः। यहां जब सबसेट की डेफिनेशन हमने की, तो डेफिनेशन में हमने लिखा, इफ टू सेट्स आर सच दैट all elements of one set is also element of another set, then first set is called subset of B, means another set। तो यहां n की अगर हम बात करें तो n में हमें यहां पे क्या मिलने वाला है, 1 2 3 4। अगर हम बात करें w की, तो w को अगर हम यहां से शुरू करें, w को अगर हम यहां से शुरू करें, यहां से अगर हम w को शुरू करें तो हमें नजर आता है यहां n, मतलब n को w में सम्मिलित किया जा सकता है। नेचुरल नंबर के सभी अवयव होल नंबर्स पूर्ण संख्याओं के अवयव है, इसलिए हमारी पहली बात बिल्कुल सही होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें n इज सबसेट ऑफ z, तो यहां जो 1 2 3 4 आ रहा है और z इंटीजर की हम बात कर रहे हैं, तो यहां हमें बिल्कुल निश्चित रूप से n मिलने वाला है, तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करें यहां तीसरे स्टेटमेंट की, n इज सबसेट ऑफ r, तो रियल नंबर जो है, रियल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सभी सम्मिलित होते हैं, तो निश्चित रूप से यहां n भी होगा, मींस हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही होगा। पुनः बात करते हैं कुछ नई जानकारी पे जो हमने वहां लिखी है, यहां हम बात करने जा रहे हैं। देखिएगा हमारे सामने क्या यहां मिलने वाला है, कितने सही हम जवाब दे पाएंगे, यही हमारी बात है। W होल नंबर, पूर्ण संख्या है, सबसेट ऑफ n। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसेट की डेफिनेशन क्या है, तो आपका जवाब मेरे पास में आएगा, अगर कोई दो सेट इस तरह से है कि पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के भी एलिमेंट है, पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के भी एलिमेंट है, तो पहले सेट को हम दूसरे सेट का सबसेट कहते हैं। यहां W की अगर हम बात करें तो W जो है वो 0 1 2 3 से शुरू होता है। N की अगर हम बात करें तो N 1 2 3 से शुरू होता है, तो यहां पे जो 0 है वो सम्मिलित नहीं है, इसका मतलब यहां हमें W प्राप्त नहीं होता है। पूर्ण संख्याओं के सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट नहीं है, तो हमारा पहला कथन, पहला स्टेटमेंट यहां पे गलत हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, W इज सबसेट ऑफ Z। जी हां, अगर हम बात करें यहां से
तो ये एलिमेंट यहां इंटीजर्स में हमें यहां मिलने वाले हैं, यहां हमें W मिलता है, तो हमारा सेकंड जो होगा, द ऑल एलिमेंट्स ऑफ होल नंबर्स आर ऑल्सो एलिमेंट ऑफ इंटीजर, सो दैट आवर सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। हमने यहां सही लगा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे स्टेटमेंट को देखते हैं, Z इज सबसेट ऑफ R। जी हां, Z में यहां आने वाले जो नंबर है, यहां नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर है, वो सभी नंबर हमारे रियल नंबर के एलिमेंट होंगे निश्चित रूप से, इसलिए हमारा तीसरा कथन भी सत्य होगा। तो इस प्रकार आपने जाना कि अगर हमारे पास 2 या 3 या 4 जितने भी सेट हैं, अगर इन सभी के एलिमेंट किसी एक बड़े समुच्चय के एलिमेंट हो, तो यह तीनों, चारों या 2 जितने भी सेट हैं वो बड़े वाले सेट के लिए सबसेट कहलाएंगे। यहां हमने जाना सबसेट क्या होता है। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, एक विशेष बात मैं आपको यहां बता दूं, फाई की अगर हम बात करें, एम्प्टी सेट की अगर हम बात करें, तो मैं कहूंगा एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। फाई जो है, रिक्त समुच्चय जो है, वो प्रत्येक समुच्चय के लिए उप समुच्चय का कार्य करता है। फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। समझ में आई होगी मेरी बात। और अब हम बढ़ते हैं एक नई जानकारी की ओर। सबसेट के बाद हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे सेट्स की जो डिपेंड करते हैं सबसेट पर, जो डिपेंड करते हैं एम्प्टी सेट पर, जो डिपेंड करते हैं नल सेट और इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट पर। जी हां, क्या कुछ अलग होगा हम देखते हैं। देखिए, हमने यहां पे अब तक जो बात की है टाइप्स ऑफ सेट में, सिंगलटन सेट हमने पढ़ा है, एम्प्टी सेट हमने पढ़ा है, सबसेट हमने पढ़ा है, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट हमने पढ़ा है। और अब जो हम बात करने जा रहे हैं, यहां हम बात करेंगे पावर सेट और डिसजॉइंट सेट के लिए। पावर सेट, मैंने कहा कि अब जो हम बात करेंगे वो पुराने जितने हमने सेट पढ़ लिए हैं उन सभी पे डिपेंडेंट बातों को हम जानेंगे। तो पावर सेट की अगर मैं बात करूं तो एक डेफिनेशन यहां हम बनाते हैं, व्हाट इज द पावर सेट। ठीक है, पावर सेट की डेफिनेशन यहां पे क्या होगी, इस बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिएगा, सेट ऑफ ऑल subsets, set of all subsets of a set। ठीक है, set of all subsets of a set is called power set, and we represent it by PA, जिस भी नाम से सेट को जाना गया है। PA is power set of A। For example, यहां हम एक छोटी सी परिभाषा के अनुसार एग्जाम्पल लेते हैं। यहां हमने बताया कि अगर कुछ सेट इस प्रकार से हैं, अगर कुछ सेट इस प्रकार से हैं कि उनके उप समुच्चयों का हमने एक अलग से सेट बना दिया है, तो इसे हम पावर सेट, घात समुच्चय कहते हैं। घात समुच्चय कहते हैं। बहुत अच्छे से आपने जाना है, अभी समझिएगा। मान लीजिए सेट ए हमारे सामने है, सेट ए हमारे सामने है। यहां एक छोटा सा ट्विस्ट सबसेट को लेकर भी हमारे सामने आएगा, जिसे मैंने अभी नहीं बताया है, हम बात कर रहे हैं। अगर ए हमारे सामने 1 2 है, तो यहां बनने वाले जो सबसेट होंगे, सबसेट ऑफ ए जो यहां पे होंगे, वो कौन कौन होंगे? वो 1 होगा, वो 2 होगा, वो 1 2 होगा और होगा 5। जैसा कि मैंने बताया, 5 इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। 5 जो है वो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय है। अब अगर हम एक काम यहां पे बना दें, मैं बनाना है PA, अगर हम एक कर्ली ब्रैकेट में इन सभी समुच्चयों को बंद कर दें, इन सभी समुच्चयों को इंसर्ट कर दें, तो हमें जो सेट मिलेगा यहां पर, वो सेट ए के लिए पावर सेट कहलाएगा। वो सेट ए के लिए पावर सेट यहां पे कहलाएगा। तो बहुत अच्छे से मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और जो मैंने बात आपको बताई,
पावर सेट इज सेट ऑफ, जी हां, यह एक प्रकार का समुच्चय है, सभी को पता है, लेकिन किन का समुच्चय है? यह बनने वाले उप समुच्चयों का समुच्चय है। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, और अब बढ़ते हैं आज की अंतिम परिभाषा की ओर, विच इज डिसजॉइंट सेट। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसजॉइंट, तो आपका जवाब मुझे निश्चित रूप से मिलेगा कि जिनके बीच में कोई संबंध ना हो, जिनके बीच में कोई संबंध ना हो उसे हम कहेंगे डिसजॉइंट। ठीक है, तो कुछ समुच्चय हमारे सामने ऐसे हो जिनके बीच में कोई रिलेशन ना बने। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो पहला एग्जाम्पल मैंने यहां पे प्यारे बच्चों दिया आपको, विच इज, सुनिएगा बात ध्यान से, सेट ऑफ इवन नंबर्स एंड सेट ऑफ ऑड नंबर्स। क्या इनके बीच कोई कॉमन रिलेशन बन रहा है? नहीं। ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स, क्या यहां कोई कॉमन रिलेशन बन रहा है? नहीं। तो ऐसे सेट्स, ऐसे 2 सेट, 3 सेट या 4 सेट, कितने भी इनके नंबर हो सकते हैं, ये डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं यहां डिसजॉइंट सेट के लिए क्या होगा। एक डिसजॉइंट सेट क्या होगा, सुनिएगा मेरी बात। मैंने सेट ए को बना दिया है 1 2 3 4 5 और सेट बी हमने यहां पे बनाया 6 7 8 और 9। क्या सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट यहां कॉमन है? नहीं है। क्या सेट ए और बी किसी भी प्रकार से एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। इन्हें हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट, इन्हें हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट। अब सेट थ्योरी पर व्यापक चर्चा करेंगे हम अपनी अगली कक्षा में, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे, बहुत एडवांस लेवल तक हम बात करेंगे सेट के बारे में। जो कुछ बेसिक नॉलेज अभी हमने जानी और कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स अभी भी बाकी है, तो सेकंड क्लास में पूरी हम कोशिश करेंगे इन्हें कंप्लीट करें और फिर थर्ड क्लास से हम इसे सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे एग्जांपल्स के द्वारा हम इसे जानेंगे। आपने सेशन के लिए बहुत अच्छे से तैयारी की है। पिछले जो मेरे कुछ वीडियोस थे जिनमें हमने लिमिट के बारे में पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने जाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने जाना, तो वहां से एक बहुत अच्छी एक फीडबैक जो हमारे सामने है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अब आप सेट्स के बारे में कुछ आगे जानने के उत्सुक होंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।